हरिओम। नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत शुक्ला आज बहुत दिनों बाद, एक लंबे अंतराल के बाद आज आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल संस्कृत सुधा पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं जो है समीप हैं, बहुत सारे जो है फॉर्म्स आ गए हैं। वो चाहे UGC नेट की परीक्षा हो या उसके अलावा नौकरियों में आपके GIC, GDC और हायर एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर की, उधर राजस्थान में भी, गुजरात में भी बहुत सारे PSC के लोक सेवा आयोग ने बहुत सारे राज्यों में वैकेंसीज़ निकाली है। अभी जैसा कि हमने देखा कि हायर एजुकेशन यूपी में जो पोस्ट आई है, जिसमें कुल 74 सीट्स हैं संस्कृत के, उसमें पूरा का पूरा जो है UGC NTA जो एग्ज़ाम करवाती है 25 कोर्स संस्कृत का जो सिलेबस है वो हूबहू इसमें रख दिया है। तो बहुत लोगों को समस्याएं थी, उसमें कुछ ऐसे यूनिट्स हैं और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें लोगों को पर्याप्त सामग्री नहीं मिल रही थी। चूँकि मैंने तैयारी की थी तो उस तैयारी के दौरान जो नोट्स बनाया था वही आज आप सभी के बीच लेके प्रस्तुत हूँ। ठीक है, तो आपका एक यूनिट है यूनिट 7। ठीक है, यूनिट 7 में आपको वहाँ पढ़ना है, कुछ भारतीय कवि भी हैं, उसमें कुछ आधुनिक कवि भी हैं, जैसे वी राघवन इत्यादि हैं और पंडिता क्षमा राव हैं, श्रीधर भास्कर वर्णेकर हैं। उसी के ठीक नीचे एक पाश्चात्य का कवि भी हैं, अरस्तु हो गए, और उसके अलावा लॉन्जाइनस हैं और क्रोचे हैं। ठीक, तो हम इन तीनों को पढ़ेंगे, अरस्तु, लॉन्जाइनस और क्रोचे। आज हम अरस्तु के बारे में चर्चा करेंगे थोड़ी सी। तो आइए देखते हैं अरस्तु कौन है, कहाँ से आए, क्या रहा इनका। चूँकि अरस्तु एक बहुत बड़े दार्शनिक भी थे, शिक्षा शास्त्री भी हैं, समाज सुधारक भी हैं और राजनीतिज्ञ भी थे, राजनैतिक व्यक्ति भी रहे हैं, और साथ ही साथ उनका साहित्य एवं काव्य शास्त्र पे भी एक गहन चिंतन था। तो हम उनके जो साहित्यिक अवदान है, साहित्यिक योगदान है, उसी को लेकर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सामान्य कुछ उनके बारे में जान लेते हैं, उनकी व्यक्तिगत जीवन उनका क्या था, कब पैदा हुए, कहाँ, कौन उनके गुरु थे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि अरस्तु का जो जन्म है वो 384 ईसा पूर्व, ये देख रहे हैं। ठीक है, और उनकी जो मृत्यु है वो 322 ईसा पूर्व, यानी उनका काल जो है 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व है। और ये एक यूनानी दार्शनिक थे। ठीक है, यूनानी दार्शनिक या कहीं कहीं ग्रीक दार्शनिक भी मिलता है। तो दोनों जब भी पूछे अरस्तु कैसे दार्शनिक हैं, यूनानी अथवा ग्रीक दार्शनिक थे। इनके जो गुरु हैं वो हैं प्लेटो। ठीक, इनके गुरु प्लेटो हैं। इनका जो जन्म स्थान है वो है स्टेगेरिया। ठीक है, ग्रीक का ही एक शहर है स्टेगेरिया, जहाँ इनका जन्म हुआ है। और जब अरस्तु के शिष्य की बात आती है तो सिकंदर का नाम तो आप सभी बखूबी जानते हैं। तो सिकंदर इनका शिष्य है और गुरु इनके प्लेटो हैं। ठीक है, तो इतनी बेसिक जानकारी अरस्तु के बारे में रखनी है हमें, तो इतना पर्याप्त है। अब इनके सिद्धांतों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इनके 3 सिद्धांत हैं। ठीक है, पहला तो अनुकरण का सिद्धांत, दूसरा है इनका विरेचन का सिद्धांत, और तीसरा है त्रासदी विवेचन। ठीक है, त्रासदी, ट्रेजेडी जिसको कहते हैं। तो इन तीनों सिद्धांतों को हम आज संक्षेप में जानेंगे, क्या है ये अनुकरण का सिद्धांत और क्या है विरेचन, किसे कहते हैं त्रासदी। तो सबसे पहले आइए हम शुरुआत करते हैं अनुकरण सिद्धांत। अनुकरण को यूनानी भाषा में मिमेसिस भी कहते हैं। ठीक है, चूंकि इनका सारा सिद्धांत यूनानी में है तो ये तो हिंदी ट्रांसलेशन हम पढ़ रहे हैं ना, तो मिमेसिस कहते हैं। ठीक, तो अरस्तु के जो गुरु हैं प्लेटो के अनुसार अनुकरण क्या है, प्लेटो किसे मानते हैं अनुकरण, तो उनका मानना है कि मानव के सभी विचार ईश्वर निर्मित हैं और वही परम सत्य है। मतलब मानो जो भी सोच रहा है, जो भी चिंतन कर रहा है, वो सब ईश्वर ने बनाए हैं। मतलब ईश्वर की ही इच्छा से मानो चिंतन कर पाता है और वही परम सत्य है। इसी का अनुसरण जो है
इसी का अनुसरण करके मानव भौतिक जगत को बनाता है। ये जो आप भौतिक जगत देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द, जितनी सारी चीज़ें दिख रही हैं, पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़, सारी चीज़ें क्या हैं, उस मानव ने जो ईश्वर के द्वारा विचार दिए गए उनका अनुसरण करके इन सारी चीज़ों को बनाया है। ठीक, उसके बाद उन भौतिक चीज़ों का पुनः अनुकरण ही क्या है, कला है। मतलब अब इसका सार निकालें तो प्लेटो कहना क्या चाहते हैं, तो प्लेटो का मानना है ये जो कला जगत है या कविता जगत है, ये वस्तुतः मिथ्या जगत है। वास्तविक जगत जो बनाया गया वो ईश्वर के द्वारा बनाया गया है। ये कविता कला जो बनाई गई है ये मिथ्या जगत है, जो कि उसका अनुकरण मात्र है। ठीक है, ये सत्य से बहुत दूर है, ये सत्य से बहुत दूर है। सत्य तो जो ईश्वर ने बनाया है वही सत्य है। मानव जो कुछ भी बना रहा है वो सत्य से बहुत दूर है, वो मिथ्या है। ठीक है, अब इन्होंने एक चीज़ बताया कि मानव के द्वारा निर्मित या मानव जहाँ भी रह रहा है या मानव द्वारा जो भी निर्मित जो भी वस्तुएं दिखाई दे रही समस्त संसार में, वो क्या है, ये सारा जीवन अनुकरण है, मतलब जीवन का अनुकरण है। ठीक है ना, तो उसी को इन्होंने काव्य बताया। जीवन का जो अनुकरण है वही काव्य है। ठीक है, अब देखिए प्लेटो वस्तुतः ये सारी चर्चाएं जो कर रहे हैं उनके मूल में है उनका दार्शनिक विचार और एक नैतिकतावादी दृष्टि। इन सारी चीज़ों को बताने के पीछे उनका एक दर्शन है और नैतिकतावादी दृष्टि है। ठीक है, किंतु अरस्तु जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, सारी चीज़ें दर्शन और नैतिकता से ही नहीं देखी जा सकती। कुछ चीज़ें जो है हमें उनमें सौंदर्य भी ढूंढना है। तो अरस्तु की जो दृष्टि है वो कैसी है, तो सौंदर्यवादी दृष्टि है। ठीक है, अरस्तु की दृष्टि सौंदर्यवादी दृष्टि है। वो इस जीवन में, मानव निर्मित इस जीवन में सौंदर्य ढूंढते हैं। ठीक है, इनका मूल सौंदर्य है। इसीलिए अरस्तु ने कला को क्या माना कि ये प्रकृति की अनुकृति है। कला जगत क्या है, प्रकृति की अनुकृति है। ठीक है, अरस्तु की दृष्टि में अनुकरण की जो प्रकृति है वो एक सामान्य नकल से ऊपर एक सर्जनशील प्रक्रिया है। मतलब जो कवि जो अनुकरण कर रहा है वो वस्तुतः सामान्य नकल नहीं है, वो एक सर्जनशील प्रक्रिया है, उसमें एक क्रिएटिविटी है। कैसे आप ये कह सकते हैं, तो सामान्य सी बात है, एक उदाहरण लेते हैं। जैसे दो व्यक्ति हैं, ठीक है, एक सामान्य व्यक्ति है जो क्रिएटिव नहीं है, उसने किसी सामान्य पेड़ को देखा। ठीक है, तो उसमें क्या दिखाई देगा उसको, कि पेड़ दिखाई देगा, तना दिखाई देगा, उसके टहनियाँ दिखाई देंगे, पत्ते दिखाई देंगे, फल लगे होंगे तो फल दिखाई देंगे या फूल दिखाई देंगे। सामान्य व्यक्ति तो यही देखेगा ना। लेकिन वही जो कवि होगा, जो एक क्रिएटिव मैन होगा, वो क्या देखेगा उसमें, उसकी बुद्धि में वहाँ उसको केवल पत्ते नहीं उसको दिखाए, पत्ते तो दिखाई ही देंगे, पत्तों में वो किसी और चीज़ की कल्पना करेगा, टहनियों में कुछ और चीज़ की कल्पना करेगा, वृक्ष से जो एक छाया मिल रही है उसमें किसी अन्य चीज़ की, मतलब एक अपनी कल्पना संसार से, अपने कल्पना से उसमें एक नई बात जो है वो निकाल के रख देता है कवि। इसीलिए उसको कहा गया है कि कलाकार जो होता है वो प्रकृति की अपूर्णता को पूर्ण करता है। मतलब जो एक सामान्य व्यक्ति प्रकृति में नहीं देख पाता है, कवि उसकी अपूर्णता को जो है पूर्ण कर देता है, मतलब कवि उसको दिखा देता है। संस्कृत में एक बहुत फेमस उक्ति भी है कि अपारे काव्य संसारे कविरेकः प्रजापति यथास्मै रोचते विश्वम तथेदम परिवर्तते। तो वही यहाँ कहना चाह रहे हैं अरस्तु भी। तो इन्होंने बताया अरस्तु की जो दृष्टि है उसमें अनुकरण की प्रक्रिया सामान्य नकल नहीं है, सामान्य नकल से ऊपर एक सृजनशील प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये इनका अनुकरण का सिद्धांत रहा। अब आइए हम चलते हैं, कुछ और चीज़ें जान जाते हैं अनुकरण के बारे में। ठीक है, अरस्तु के अनुसार जो काव्य की विषय वस्तु है उसका चित्रण 3 रूपों में संभव है। पहला तो प्रतीयमान, दूसरा संभाव्य और तीसरा आदर्श रूप। ठीक है,
प्रतीयमान, संभाव्य और आदर्श रूप। जो कविता है, जो कविता जगत है, वो इस आदर्श रूप में आएगा। ठीक है, प्रतीयमान, संभाव्य ये दोनों अलग हैं। आदर्श रूप जो है कवि का जो जगत है वो आदर्श रूप में आएगा। ठीक है, अरस्तु ने जो एक सिद्धांत दिया, जो काव्य का जो सत्य है वो इतिहास के तथ्य से ऊंचा माना जाता है। इतिहास में क्या है कि जो घटनाएं घटित हुई उसको हूबहू जो है लिख दिया जाता है, नीरस होता है, उसमें कोई रस नहीं होता है। लेकिन कविता जो है वो मतलब केवल वर्णन नहीं करता है, इतिहास केवल वर्णन करता है। ठीक है, केवल बातों को जो है हूबहू लिख देता है, लेकिन कविता जगत जो है वो केवल वर्णन नहीं करता है, उसका सत्य जो है इतिहास के तथ्य, उसमें केवल तथ्यों की बात होती है इतिहास में, लेकिन कविता में ऐसा नहीं होता है। क्यों? तो बताया, काव्य में केवल बाह्य जगत में प्रत्यक्ष जीवन का ही अनुकरण नहीं किया जाता, बल्कि सूक्ष्म, आंतरिक और अमूर्त जीवन का भी अनुकरण किया जाता है। इतिहास ये सारी चीज़ें नहीं बताता है, उसमें केवल जो उसको दिखाई दे रहे हैं, जो प्रत्यक्ष जीवन है, उस चीज़ों को जो है तथ्य रूप में बता देता है। लेकिन कविता जो आपके सूक्ष्म, आंतरिक और अमूर्त जीवन है उसको भी अभिव्यक्त करती है। इसीलिए जो है कवि या कलाकार जो होता है वो अनुभूति और कल्पना का आश्रय ग्रहण करता है। उसके पास अनुभूतियाँ होती हैं, उसकी अपनी एक कल्पना, उसका एक अलग कल्पना संसार होता है, जिसके सहारे जो है वो मानव के सूक्ष्म, आंतरिक और अमूर्त जीवन को भी अभिव्यक्त करने में सफल होता है। अरस्तु अनुकरण के 3 विषय मानते हैं। पहला तो प्रकृति, ये देखें आप, पहला जो है वो है प्रकृति, दूसरा इतिहास और तीसरा कार्यरत मनुष्य, जिसको यूनान की भाषा में, यूनानी में प्रॉक्सिस भी बोलते हैं। प्रकृति, इतिहास और कार्यरत मनुष्य, ये 3 चीज़ें मिलके जो है, ये 3 विषय जो हैं अनुकरण के बनते हैं। अनुकरण के यही 3 विषय बनते हैं। ठीक है, अब आगे जो है इनका जो दूसरा बहुत प्रमुख सिद्धांत है वो है त्रासदी। ठीक है, त्रासदी में क्या बताते हैं देखते हैं, 1 मिनट। त्रासदी, ठीक, त्रासदी जो है वो ग्रीक साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा रही है। लगभग ग्रीक साहित्य में जितने भी कवि हुए, दार्शनिक हुए, सबने त्रासदी पे विचार किया है। तो अरस्तु कैसे पीछे रहते? खास करके 2 नाट्यकार हैं वहाँ, एस्कुलस, देखिए किया गया है हाईलाइट, एस्कुलस एंड सोफोक्लीज। ये 2 ऐसे नाट्यकार हैं जिन्होंने त्रासदी पे बहुत विस्तृत चर्चा की है। अरस्तु ने भी चर्चा की है। अरस्तु का एक ग्रंथ है पोएटिक्स, जिसको यूनानी भाषा में कहते हैं पेरीपोइटिकेस। ये वाली लाइन देखिए, ठीक है, पेरीपोइटिकेस। इसमें जो है कुल 26 अध्याय इसके, इसमें त्रासदी का जो महत्व है, क्या है त्रासदी, उसका स्वरूप क्या है, उसका महत्व क्या है, इसको लेके बहुत अच्छी चर्चा जो है अरस्तु ने की है। अरस्तु के अनुसार त्रासदी की एक क्या परिभाषा दी जा सकती है, तो इसको देखें। त्रासदी जो है किसी गंभीर, स्वतः पूर्ण, निश्चित आयाम से युक्त कार्य की अनुकृति है। ठीक है, मतलब त्रासदी जो है किसी गंभीर, स्वतः पूर्ण जो निश्चित आयाम है उससे युक्त होकर किसी कार्य की अनुकृति है। मतलब सामान्य कार्य की अनुकृति नहीं है, ये तो स्पष्ट कर दिया इन्होंने। त्रासदी में करुणा तथा त्रास के उद्रेक के द्वारा इन मनोविकारों का उचित विरेचन किया जाता है। ठीक है, अगला सिद्धांत इनका विरेचन है। तो देखिए, विरेचन का जो मूल है वो क्या है? त्रासदी। ठीक है, इसी में इन्होंने बता दिया कि त्रासदी में करुणा तथा त्रास के उद्रेक के द्वारा इन मनोविकारों का उचित विरेचन किया जाता है। वस्तुतः जो विरेचन शब्द है वो आयुर्वेद का है। ठीक है, विरेचन एक क्रिया होती है। अभी जब हम पढ़ेंगे वो तो देखेंगे उसमें विरेचन सिद्धांत में विरेचन क्या है। अभी सामान्य यहाँ जान लेते हैं कि विरेचन का मूल क्या है? त्रासदी। क्या है इसकी विशेषताएं त्रासदी की? तो बताते हैं, त्रासदी जो है वस्तुतः कार्य की अनुकृति है, व्यक्ति की अनुकृति नहीं है। त्रासदी में वर्णित जो कार्य है वो गंभीर तथा स्वतः पूर्ण होता है। अभी जो इन्होंने यहाँ ऊपर परिभाषा दी उसी की जो है ये व्याख्या है।
तो त्रासदी में वर्णित जो कार्य होता है वो गंभीर तथा स्वतःपूर्ण होता है। इसका जो क्षेत्र है तथा विस्तार है वो निश्चित होता है। तीसरी विशेषता क्या हो सकती है इसकी, इसमें जो जीवन व्यापार है और कार्य का व्याख्यात्मक अर्थात वर्णनात्मक रूप नहीं होता, बल्कि यह प्रदर्शन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। और क्या हो सकती है त्रासदी की विशेषता, तो त्रासदी की जो शैली होती है वो अलंकारपूर्ण होती है। सामान्य रूप से आप नहीं कहेंगे, बिल्कुल अलंकारात्मक शैली आपकी होनी, अलंकारपूर्ण शैली होनी चाहिए। इसमें करुणा और त्रास का उद्रेक होता है और इस उद्रेक के द्वारा मनोविकारों का उचित विरेचन, मतलब त्रासदी का जो फल है वो क्या है, विरेचन। ठीक है। अरस्तु ने त्रासदी के 6 तत्व माने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से पूछ सकता है कि वो ये 6 तत्व कौन कौन से हैं। तो पहला, त्रासदी में प्लॉट यानी कथानक होना चाहिए। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, इसको याद भी कर लेंगे। तो कथानक, ठीक है। दूसरा जो है चरित्र होना चाहिए। ठीक है, ये कैरेक्टर। तीसरा जो है भाव होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है आपका पद विन्यास होना चाहिए, जिसको डिक्शन बोलते हैं, और दृश्य विधान, स्पेक्टेकल, और गीत, सॉन्ग भी होने चाहिए। मतलब ये 6 जो है महत्वपूर्ण तत्व हैं अरस्तु के। तो ये 6 चीज़ें आप देख लेंगे। उसके बाद जो है अरस्तु बताते हैं कि जो त्रासदी है वो रोचक कैसे बने, कैसे ट्रेजेडी को जो है रोचक बनाया जाए। ठीक है। तो 2 चीज़ें हैं, एक है स्थिति विपर्यय, दूसरा है अभिज्ञान। स्थिति विपर्यय को यूनानी भाषा में कहते हैं पेरेपेतेइया, अभिज्ञान है अनग्नोरिस। ठीक है, ये कुछ जो है कॉन्सेप्ट हैं, फैक्ट हैं जो आपको याद कर लेने हैं। वस्तुतः त्रासदी आप समझ गए होंगे कि एक जो है मानव की जो गंभीर स्वतः पूर्ण निश्चित आयाम है उससे युक्त जो कार्य की अनुकृति है वही त्रासदी है। ठीक है। त्रासदी का जो फल है वो क्या है, विरेचन है। ठीक है। तो अभी हम विरेचन सिद्धांत देखते हैं। विरेचन सिद्धांत किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए। विरेचन को यूनानी भाषा में कथारसिस बोलते हैं। ठीक है। जब भारतीय साहित्यकारों ने, भारतीय काव्य शास्त्रियों ने अरस्तु के सिद्धांत को पढ़ा तो उनको ये विरेचन नाम देने के पीछे कारण क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो उनको ये लगा कि वस्तुतः अरस्तु जो कथारसिस की बात कर रहे हैं ये तो हमारे यहाँ आयुर्वेद में जो विरेचन होता है, विरेचन की प्रक्रिया, मतलब ये वस्तुतः यही जो महीना चल रहा है वसंत ऋतु में जो है, जो आयुर्वेद के विज्ञाता लोग हैं, जो आयुर्वैदिक हैं, वो लोग जो है ये विरेचन की प्रक्रिया करवाते हैं। मतलब आपके अंदर शरीर के जितने भी मल हैं वो विरेचन की प्रक्रिया से उसमें घी इत्यादि जो है खूब पिलाते हैं। उसके बाद जो है आपको खूब उल्टी होती है, वॉमिटिंग होती है, जिसके कारण आपके शरीर का जो आंतरिक मल है वो सब बाहर आ जाता है। ठीक है। तो यही इसी से कुछ मिलता जुलता अरस्तु का कथारसिस, ये जो इनका सिद्धांत है, बताना चाहते हैं। मतलब त्रासदी जो है, अभी इसके पहले जो हमने पढ़ा, त्रासदी क्या करती है, जो दर्शक होते हैं, जो प्रेक्षक होते हैं, उनके मन में त्रासदी करुणा एवं त्रास की भावनाओं को उकसा देती है। ठीक है। और उनका विरेचन कर देती है। ठीक, जैसे क्या है कि लगभग पाश्चात्य में जितने काव्य लिखे गए हैं वे दुखांत नाटक रहे हैं। ठीक है। तो उनके यहाँ ट्रेजेडी पे बहुत ज़्यादा काम हुआ है। अपने यहाँ नाटकों की जो परंपरा रही है वो सुखांत रही है। ठीक है। तो यही बताना चाह रहे हैं कि जैसे आप उत्तर रामचरितम, हालांकि उत्तर रामचरितम दुखांत नाटक नहीं है, एक उदाहरण ले लेते हैं। उनके यहाँ है, जैसे शेक्सपियर के ही बहुत सारे नाटक हैं जो दुखांत हैं। हैमलेट हो गया, उसके बाद जो है आपका वो है ना जूलियस सीजर है, और जितनी रचनाएं हैं शेक्सपियर की प्रायः सभी दुखांत नाटक हैं। ठीक है। तो क्या है उसमें कि उसका जो अंत होता है वो क्या होता है, दुख के साथ होता है, कष्ट के साथ होता है। तो आपके अंदर की जितनी भावनाएं हैं वो सब बाहर आ जाती हैं। वो काम कौन करता है, त्रासदी। जो बाहर आने की प्रक्रिया है वो उसमें
जो सबसे बड़ा रोल है वो है विरेचन का। यानी जब आप जी भर के रो लेते हैं तो आपका जो हृदय होता है वो क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। तो इससे जो दर्शकों के उद्वेग हैं वो शांत हो जाते हैं। उनके जो मनोभाव हैं, कष्ट के कारण, त्रास के कारण जो मनोभाव बिल्कुल उद्विग्न मन था उनका, विरेचन क्या करता है, उसको संतुलित बना देता है। और यह जो स्थिति होती है, विरेचन के बाद की जो स्थिति होती है वो क्या होती है, आनंददायक होती है। यह स्थिति आनंददायक होती है, अर्थात वह त्रासद होने के बाद भी अंततः कलात्मक आनंद से पूर्ण होता है। कहते हैं ना कि लोक का जो दुख है, लौकिक जो दुख है, जैसे किसी ने अपना पुत्र खो दिया, किसी ने अपना भाई खो दिया, तो वो क्या है, वो आनंद नहीं देगा, वो उसको कष्ट देगा। लेकिन जो काव्य का या नाटक देखने के बाद जो आपको मूवीज़ में, जो आप मूवीज़ देखने जाते हैं तो वहाँ हीरो अपने भाई से अलग हो रहा है, या हीरो अपनी क्या कहता, प्रेमिका से अलग हो रहा है, प्रेमी अपनी प्रेमिका से अलग हो रहा है, उसमें भी आपको मतलब करुण रस में भी आपको आनंद आ रहा है। इसीलिए तो आचार्य मम्मट कहते हैं नव रस रुचिराम, यानी काव्य में जितने भी रस हैं, करुण रस भी वहाँ क्या है, आनंद देता है। ठीक है ना। वही विरेचन भी बताना चाहिए। यद्यपि आपको दुख होता है, दुख के बाद आपका मन, जो उद्विग्न मन था वो शांत हो जाता है, मनोभावों में संतुलन आ जाता है, उसके बाद भी आपको ये जो आनंद की स्थिति है वो कलात्मक आनंद की स्थिति है। ठीक है। अभी जो मैं आपको बता रहा था वो देखिए नीचे लिखा है इसमें कि अरस्तु को जो है चिकित्सा शास्त्र यानी वैद्यक की जानकारी थी। उनके पिता जो थे स्वयं एक राजवैद्य थे। जो ये जो शब्द है कैथार्सिस शब्द, इसका जो अनुवाद है विरेचन, ये वैद्यक से ही जुड़ा है। जानते थे, उन्होंने विरेचन सिद्धांत पढ़ा होगा, तभी तो उन्होंने इस कैथार्सिस की बात की। वस्तुतः अगर देखा जाए तो विरेचन की ये जो प्रक्रिया है, अपने यहाँ भारतीय काव्यशास्त्र में एक सिद्धांत है जो रसोत्पत्ति का सिद्धांत, उसमें जो 4 सिद्धांत आते हैं, उत्पत्तिवाद, अनुमितिवाद, भुक्तिवाद और अभिव्यक्तिवाद। तो भुक्तिवाद जो है, जो कि भट्टनायक का है, तो उन्होंने एक प्रक्रिया बताई थी साधारणीकरण की। ठीक है। तो ये बताते हैं विद्वान कि जो विरेचन का सिद्धांत है वो साधारणीकरण की अवधारणा से मेल खाती है। ठीक है। कह सकते हैं कि ये जो स्थिति है, कलात्मक आनंद की स्थिति, वो साधारणीकरण के बाद ही उत्पन्न हो सकती है। उसके पश्चात जब तक साधारणीकरण नहीं होगा प्रेक्षक और नायक के साथ, तब तक जो है कलात्मक आनंद की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है। तो ये रहा इनका विरेचन का सिद्धांत। अब आगे देखते हैं इनकी जो प्रसिद्ध कृतियां हैं। हाँ, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी नेट के ही एग्जाम में कई बार जो है ये प्रश्न बहुत मतलब बेसिक क्वेश्चन पूछ देगा कि पोएटिक्स किसकी रचना है, या यूनानी नेम जो इसका है पेरीपोइटिकेस, ये इसका यूनानी नेम है पेरीपोइटिकेस। ये किसकी रचना है? तो ये अरस्तु की रचना है। यद्यपि अरस्तु की बहुत सारी रचनाएं, हमें लगता है कम से कम इनकी 35 से भी अधिक रचना मिलती है, क्योंकि इन्होंने मतलब वेरियस फील्ड्स में काम किया है। वो चाहे दर्शन हो, साहित्य हो, राजनीति हो, शिक्षा हो, सभी क्षेत्रों में जो है इन्होंने, यहाँ तक कि इन्होंने कलाओं में भी काम किया है। ठीक है। तो बहुत सारे इनके वो हैं, मेटाफिजिक्स पे भी इन्होंने काम किया, अध्यात्म पे बहुत अच्छे इनके अच्छे विचार हैं। तो लेकिन जो जरूरी है हम वही रख रहे हैं काव्यशास्त्र की दृष्टि से। तो ये इनका पेरीपोइटिक्स या पोएटिक्स, ये एक काव्यशास्त्रीय ग्रंथ है। इसमें कुल 26 अध्याय हैं। ठीक है। दूसरा इनका जो ग्रंथ है वो है रेहोट्रिक्स, या यूँ कहें लेखनेस रितोरिकेस, ये यूनानी नेम है इसका, लेखनेस रितोरिकेस। ये एक भाषा शास्त्रीय ग्रंथ है। भाषा शास्त्र पे बताइए, लिंग्विस्टिक पे भी इन्होंने जो है बात की है। थर्ड जो इम्पोर्टेंट इनका बहुत फेमस ग्रंथ है, तो आप सभी को पता ही होगा, पॉलिटिक्स करके है, राजनैतिक ग्रंथ है। ठीक है। इसमें बहुत सारी मतलब राजनीति के बारे में, देश समाज की स्थिति के बारे में इन्होंने चर्चा की है। चौथा इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है मेटाफिजिक्स, अध्यात्म पे है। और 5वां है मेट्रोलॉजी। ठीक है। ये छंद पे इन्होंने कुछ विचार किया है।
तो ये कुल 5 ग्रंथ हैं इनके, इसको आप देख लेंगे, लिख भी लेंगे, नोट भी कर लेंगे। और उसके बाद जो है, अब एक अरस्तु का एक विचार है, इतना हमें लगता है पर्याप्त है। अरस्तु लिखते हैं कि आलोचनाओं से बचने का एकमात्र जो तरीका है वो ये कि कुछ मत करो, कुछ मत कहो, कुछ मत बनो, क्योंकि अगर हम कुछ करेंगे तो आलोचना तो होगी ही, इसलिए आलोचनाओं से डरना नहीं चाहिए। ये विचार जो इनके हैं ये मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि मैं जब ये सोच रहा था कि चूँकि इस समय का अभाव बहुत ही ज़्यादा है, समय मिल नहीं पा रहा, तो मैं कई दिनों से सोच रहा था कि कुछ वीडियो बनाऊँ। कई लोगों का, हमारे कई सीनियर्स का आदेश भी था कि आप इस यूनिट को करवाइए। कई हमारे जूनियर्स भी हैं, क्लासमेट भी, उन्होंने भी बोला कुछ शुरू क्यों नहीं करते। लेकिन मैं बस, चूँकि क्या है कि जब तक मैं खुद से टाइप ना करूं, या ये तो मैं लिखा हुआ नोट्स था, उसी का PDF बना के आज आपके बीच लाया हूं, तो मैंने सोचा कुछ न करने से अच्छा है कुछ तो करते ही रहें। अब जो गलती हो या कैसा रहा हमारा यह वीडियो, आप ज़रूर बताएं अपने कमेंट्स के माध्यम से। यदि अच्छा लगा हो तो इसे शेयर भी करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।